हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की साइंस एनसीईआरटी समरी और इसे प्रस्तुत कर रही हूँ मैं अंजलि कुशवाहा। तो इस लेसन में हम बात करेंगे दो चैप्टर्स की, कोल एंड पेट्रोलियम एंड साउंड। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं और आप मुझे इस लिंक पर फॉलो भी कर सकते हैं। और प्लीज़ इस कोर्स को रेट, रिव्यू, रिकमेंड और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसोर्सेज या संसाधन। तो इसे बेसिकली दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन और कृत्रिम। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति में पाए जाते हैं, इन्हें भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इनएग्जॉस्टिबल यानी कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त होने वाले नहीं है, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु। और एग्जॉस्टिबल यानी कि जो समाप्त होने वाले संसाधन है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, नेचुरल गैस, ओके, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जीवाश्म ईंधन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोल। तो चूंकि जो कोल है ये मृत जीवों के अवशेषों यानी कि जीवाश्मों से मिलकर बना हुआ है, से इसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और कोल का इस्तेमाल पहले रेलवे इंजन्स में भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता था, और खाने को पकाने के लिए भी, साथ ही साथ थर्मल पावर प्लांट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इन अदर वेरियस जो भी और उद्योग हैं, वहां पर भी ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देख लेते हैं कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ, इसकी कहानी क्या है इसके पीछे की। तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जो निचले जलीय क्षेत्र थे, वहां पर काफी डेंस फॉरेस्ट थे, घने वन थे। तो कुछ डिजास्टर्स आई, जैसे बाढ़। इनके कारण जो ये फॉरेस्ट थे, ये मृदा के नीचे दब गए और इनके ऊपर फिर और ज्यादा मृदा का डिपोजिशन होने लगा, और ज्यादा सेडिमेंट्स लोड इसमें इकट्ठा होने लगा। तो इससे ये संपीड़ित हो गए, और जैसे जैसे ये गहरे होते गए और गहराई पे जाते गए, तो जो इनका जो तापमान है, उच्च तापमान और उच्च दाब, ठीक है, इस पे ये पृथ्वी के भीतर जो मृत पेड़ पौधे थे, ये धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए और इस तरह हमारे कोयले का फॉर्मेशन हुआ। ओके। तो इसमें तो कोल कंटेन्स मेनली कार्बन। इसमें कार्बन सबसे ज्यादा होता है, हेंस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। तो जो मृत वनस्पतियां हैं, उनका कोयले में परिवर्तन, इस प्रक्रिया को कार्बोनाइजेशन या कार्बनीकरण कहते हैं। और जब कोयले को जब हम वायु में गर्म करते हैं, तो इससे ये जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इससे। ओके। और ये कई इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक। तो इससे कई यूजफुल प्रोडक्ट्स भी प्राप्त होते हैं, जैसे कोक, कोलतार, कोल गैस इत्यादि। तो सबसे पहले देख लेते हैं कोक क्या होता है। तो ये काफी कठोर, पोरस यानी सरंध्र और काले रंग का पदार्थ होता है, और ये कार्बन का ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है, एंड इट इज यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। कोलतार क्या होता है, ये ब्लैक और काफी गाढ़ा द्रव होता है, और इसकी स्मेल भी अच्छी नहीं होती है, मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। और इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इसका प्रयोग होता है, ओके, जैसे प्लास्टिक्स, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री और ये सारी चीजें बनाने में। कोल गैस, तो ये ऑब्टेन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। तो जब कोल का प्रोसेसिंग किया जाता है, प्रसंस्करण, और कोक प्राप्त करने के लिए, तो इस समय कोल गैस प्राप्त होती है, और इससे एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में भी इसे कई उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है, एंड एज अ सोर्स ऑफ हीट। अब पढ़ लेते हैं पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम इज अ नेचुरल रिसोर्स, ये भी प्राकृतिक संसाधन है जिससे पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इसका निर्माण ऑर्गेनिजम्स यानी कि इसका निर्माण भी जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं, उनसे हुआ था। तो जब ये जीव मृत हुए, तो इनके शरीर जो हैं समुद्र की तली में जाकर जमा हो गए, और फिर यहाँ पर रेत, मिट्टी, ये सब इनके द्वारा ये ढक गए, और फिर उसके ऊपर भी डिपोजिशन होने लगा। फिर कई लाखों वर्षों में, लाखों करोड़ों वर्षों में, जब वायु की अनुपस्थिति थी, और साथ ही साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, ये जो मृत जीव थे, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए, और इस तरह हमारे पेट्रोलियम बना। ओके। इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। पेट्रोलियम में डार्क ऑयली लिक्विड होता है, और इसकी भी स्मेल अच्छी नहीं होती है, एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, डीजल, पेट्रोल, ल्यूब्रिकेंट, ऑयल, और यानी कि पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, एटसेट्रा। और द प्रोसेस विच इज यूज टू सेपरेट दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग, एंड इज कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो जो इसके परिष्करण जो होता है, इसके पृथक करने की जो प्रक्रिया है, उसे परिष्करण कहते हैं, रिफाइनिंग। एंड और ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में ये सब किया जाता है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, पेट्रोलियम में क्या क्या पाया जाता है। तो बेसिकली पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, तो ये द्रव रूप में होती है, ओके, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसका इस्तेमाल घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है।
इसके बाद पेट्रोल, तो ये मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, इन सब के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कैरोसिन, कैरोसिन ऑयल भी ये पेट्रोलियम का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो ये स्टोव्स में फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लैम्प्स एंड जेट एयरक्राफ्ट्स में। डीजल, तो इसका इस्तेमाल हैवी मोटर व्हीकल्स में ईंधन के रूप में किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स में। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, यानी कि इसे स्नेहक तेल भी कहते हैं, ल्यूब्रिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पैराफिन वैक्स, यानी कि पैराफिन मोम, इसका इस्तेमाल ऑइंटमेंट्स यानी जो मरहम होता है मोमबत्ती और वैसलीन वगैरह में। बिट्यूमेन, तो इसका इस्तेमाल पेंट और सड़क निर्माण में किया जाता है। ओके, अब देख लेते हैं नेचुरल गैस। तो ये इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स एंड स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंपेयर्ड, तो ये इसे सीएनजी के रूप में हाई प्रेशर उच्च दाब करके इसे स्टोर किया जाता है, कंप्रेस नेचुरल गैस। और इसका इस्तेमाल पावर जनरेशन में किया जाता है, विद्युत उत्पादन में, और फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ठीक है। तो ये स्वच्छ ईंधन है एज कम्पेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम। और फ्यूल फॉर होम एंड फैक्ट्रीज, तो घरों में जो हम खाना बनाते हैं, नेचुरल, ओके। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस फाउंड, तो इसमें भारत में कई प्राकृतिक गैस के संसाधन पाए जाते हैं, जो कि त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन में भी इसके काफ़ी भंडार हैं प्राकृतिक गैस के। ओके, तो जीवाश्म ईंधन और पर्यावरण का क्या संबंध है? तो हम जानते हैं जो जीवाश्म ईंधन है वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए आवश्यक है, इसलिए ज़रूरी है कि हम जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी इन ईंधन का इस्तेमाल करें। और क्यों, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? ये हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा होगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग पर कम प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ ये काफ़ी लंबे समय तक भी चल पाएंगे। और भारत में जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, पीसीआरए, इसने लोगों को सलाह देती है कि कैसे गाड़ी चलाते समय पेट्रोल या डीजल को बचाएं। अब दूसरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, साउंड या ध्वनि। तो साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स, ये हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में। साथ ही साथ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। ओके, ध्वनि की उत्पत्ति वाइब्रेटिंग, कंपन करती हुई किसी वस्तु से होती है, एंड इन सम केसेस दिस वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस। तो कुछ केसेस में तो जो वाइब्रेशंस होते हैं ये हमें दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत से केसेस में इनका एम्पलीट्यूड यानी आयाम इतना छोटा होता है कि हम इन्हें देख नहीं सकते। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इंस्ट्रूमेंट्स में सितार जो हम बजाते हैं, तो उसकी स्ट्रिंग को खींचने पर आवाज़ आती है, तो ये सिर्फ उस स्ट्रिंग की आवाज़ नहीं होती है बल्कि पूरे इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ होती है, क्योंकि जब स्ट्रिंग को खींचा जाता है तो जो वाइब्रेशन है तो वो पूरे इंस्ट्रूमेंट का आता है। और वॉइस, इसकी बात कर लेते हैं। तो मानो ह्यूमन बींग्स में जो साउंड है वो वॉइस बॉक्स से प्रोड्यूस होता है, यानी वाक यंत्र, एंड इट इज़ लोकेटेड एट द अपर एंड ऑफ द वाइंड पाइप, ये जो श्वास नली होती है, ओके, इसके ऊपर ये ऊपरी सिरे पर होता है। तो ये वॉइस बॉक्स, जैसे कंठ भी कहते हैं, तो ये वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वोकल कॉर्ड्स हैं, इनके बीच में ये इस तरह से स्ट्रेच होता है, और ताकि इसके बीच से जो है वायु है वो निकलती रहे। और जो पुरुषों में जो वोकल कॉर्ड्स है तो वो 20 मिलीमीटर तक लंबी होती है, और महिलाओं में ये 15 मिलीमीटर तक लंबी होती है। तो बच्चों में ये काफ़ी छोटी होती है वोकल कॉर्ड्स, और यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जो आवाज़ें हैं, वॉइस है, उसमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। frequency and amplitude, तो vibrating motion is also called oscillatory motion and the number of oscillations per second is called the frequency of oscillation। तो एक सेकंड में जितने oscillations होते हैं उसे हम frequency यानी आवृत्ति कहते हैं, और आवृत्ति जो है उसे हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। frequency determines shrillness और pitch of a sound, यानी कि जो आवृत्ति है तो वो ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है, कितनी तीक्ष्ण है आवाज़। यानी कि जब जो कंपन की आवृत्ति अगर ज़्यादा होगी तो ध्वनि तीखी होगी, और अगर कंपन की आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी कम होगी तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारत्व जो है वो कम है। ओके, एंड जो लाउडनेस है वो डेसिबल में उसे एक्सप्रेस किया जाता है। और ऑडिबल साउंड्स, तो ह्यूमन बींग्स ये जो मानव है तो वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का साउंड सुन सकता है, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि 20,000 हर्ट्ज के ऊपर भी इस साउंड को सुन सकते हैं, जिसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं।
अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड, और जो मतलब साउंड नहीं अच्छे लगते सुनने में, वो शोर बन जाते हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ अनप्लीजेंट साउंड्स इन द एनवायरनमेंट कॉज नॉइज पोल्यूशन। एंड द सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इंक्लूड्स, तो ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या है, किस वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है, तो गाड़ियों के साउंड एक्सप्लोजन, जो इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, तो पटाखों के फूटने से भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है। मशीन्स, जो फैक्ट्रीज में मशीन्स चलती हैं बहुत बड़ी बड़ी, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है, और लाउड स्पीकर वगैरह। नॉइज़ पोल्यूशन, तो ध्वनि प्रदूषण, ये होता किन किन कारणों से है, तो ये तो मैंने देख लिया। और इसकी वजह से होता क्या क्या है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, और लैक ऑफ स्लीप एंड हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, एनजाइटी एंड मैनी अदर हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय। तो इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो साइलेंसिंग डिवाइसेस लगाई जा सकती हैं एयरक्राफ्ट इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स और होम अप्लायंसेज में, जैसे कि जो आवाज़ है वो ना आए। और नॉइज ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज, जहाँ पर निवास हो। हाँ, तो रेसिडेंशियल एरिया से दूर ये सारे काम किए जाएं, फैक्ट्रीज वगैरह लगाई जाएं। और यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स मस्ट बी मिनिमाइज्ड, और ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग्स। पेड़ों को लगाया जाना चाहिए, ताकि जैसे अगर कोई फैक्ट्री है उससे इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो अगर पेड़ ज़्यादा होंगे तो घरों तक वो आवाज़ कम पहुंच पाएगी, और इस तरह से नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा। तो ये लेसन यहीं तक था, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।